अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज पुनः सभी विद्यार्थियों का, सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। और प्यारे साथियों, आज से गोवर्धन पूजा के विशेष पर्व पर अपना आज का टॉपिक होगा भारत के प्रमुख ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय, उनका पार्ट 2। और भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय के पार्ट 2 का अध्ययन हमने परसों की क्लास में किया था। तो आज हम भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय और इनके पार्ट 2 का विस्तार से और बड़े ही रोचक तरीके से हम उनका अध्ययन करेंगे। आपको मैंने बताया था कि प्यारे साथियों, यहाँ से ये एक टॉपिक ऐसा है जिसमें हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन इस पार्ट से अपने जरूर आता है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास का अपना पार्ट होगा प्रमुख ब्रिटिश गवर्नर वायसराय पार्ट 2। और आज है गोवर्धन पूजा। आज कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा पर्व मनाया जाता है। और मेरे सभी प्यारे साथियों को, विद्यार्थियों को गोवर्धन पूजा की या गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये प्यारे साथियों क्यों मनाया जाता है गोवर्धन पर्व? ये मनाया जाता है कि कहते हैं कि इस दिन द्वापर युग में इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को या इंद्र के गर्व को या इंद्र के प्रकोप को कम किया था। कि ऐसा कहते हैं कि इंद्र ने धरती को जलमग्न करने की ठान ली थी, तो अपनी कनिष्ठ अंगुली पर भगवान कृष्ण ने क्या उठा लिया था? अपनी छोटी से छोटी वाली अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर और पूरे जो वृंदावन है उन वासियों को बचाया था। और इस दिन ऐसा कहते हैं कि इंद्र का अभिमान तोड़ा गया था भगवान कृष्ण के द्वारा। तो इस प्रकार से ये पर्व हमारा मनाया जाता है। और मेरे सभी प्यारे साथियों को गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज के अपने गवर्नर होंगे पहले लॉर्ड कैनिंग। कि पिछले गवर्नर जनरल के पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ चुके थे डलहौजी तक जो गवर्नर थे उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। और डलहौजी के बाद में भारत के गवर्नर बनकर आते हैं लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर रहते हैं 1856 से 1862 तक। और लॉर्ड कैनिंग का जन्म होता है 14 दिसंबर 1812 को और इनकी मृत्यु होती है 17 जून 1862 को। तो ध्यान देना प्यारे साथियों, इनका क्वेश्चन बार बार यही एग्जाम में आता है कि 1857 की क्रांति या विद्रोह के समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो 1857 की क्रांति या विद्रोह के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। और इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, प्यारे बच्चों, लॉर्ड पामस्टन थे। और इस समय इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया। माने 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे और भारत के ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। भारत के मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है। और भारत से मुगल वंश की अंत हो जाती है और भारत पर अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। और क्रांति के बाद भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश मुकुट के अधीन चला जाता। तो देखो 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में 3 नए विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर इनके शासनकाल में खोले गए। कि लंदन जैसे आधुनिक विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत के 3 बड़े नगरों में 3 आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई। तो ये आपको प्यारे साथियों ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कलकत्ता, मद्रास व बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता, बंबई व मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी कैनिंग के। आगे देखो, 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम पारित किया गया इन्हीं के शासनकाल में। 1857 की क्रांति के परिणाम को देखते हुए इन्हीं के शासनकाल में 1858 का अधिनियम पारित किया गया। और 1858 के अधिनियम के अनुसार भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। कि 1858 का जो अधिनियम था उसके अनुसार अब जो भारत का गवर्नर होगा ना, जो गवर्नर जनरल था, वो अब भारत का गवर्नर जनरल नहीं, अब वो भारत का वायसराय कहलाएगा। तो बेटा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम
गवर्नर जनरल थे अपने लॉर्ड कैनिंग। तो भारत के पहले वायसराय भी कौन बने? भारत के पहले वायसराय भी बने लॉर्ड कैनिंग। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल मानी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और भारत के पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे। आगे देखो, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। मानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया मानी अब 1857 की क्रांति के बाद मुगल साम्राज्य का ही अंत नहीं होगा। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राधिकार भी समाप्त कर दिया जाता है। भारत का राज सीधा ब्रिटेन के मुकुट या ब्रिटेन की महारानी के अधीन चला जाता है। तो ब्रिटेन की महारानी ये वायसराय नामक पद का सर्जन करती है और लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय नियुक्त कर दिया जाता है। कंपनी मानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना प्यारे बच्चों 1600 ईस्वी में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में भारत आती है जहांगीर के शासनकाल में और पहला कारखाना 1613 के लगभग स्थापित करती है गुजरात के सूरत में। आगे 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे और 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। मानी ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं के द्वारा 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। मानी इन्हीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनका कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? 1856 में। जैसे सती प्रथा पर रोक कब लगी? 1829 में लगी। किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी। आगे देखो, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। मानी ईस्ट इंडिया कंपनी और क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, क्योंकि उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी, और उन विक्टोरिया का घोषणा पत्र इन्होंने न कलकत्ता में पढ़ा न दिल्ली में पढ़ा, इन्होंने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा, जिस इलाहाबाद को आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। जिस इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग था, प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा मुगल सम्राट अकबर ने और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका नाम कर दिया गया प्रयागराज। और यहाँ पर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा जाता है। उस घोषणा पत्र में यह होता है कि आज से भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत होता है। आज भारत का शासन पूरा का पूरा ब्रिटिश राजमुकुट के अधीन रहेगा और लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, और यही अब मेरे द्वारा भारत के पहले वायसराय नियुक्त कर दिए गए। और ऐसा कहते हैं कि इसी 1 नवंबर 1858 के एक दिन के लिए, इसी 1 नवंबर के 1858 के एक दिन के लिए प्रयागराज या इलाहाबाद को भारत की, प्रयागराज या इलाहाबाद को भारत की एक दिन की राजधानी बनाया गया था। कि इलाहाबाद या प्रयागराज को क्या किया गया था? एक दिन की भारत की राजधानी। तो क्वेश्चन बनेगा, भारत का कौन सा जो शहर है एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था? तो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद या प्रयागराज शहर एक दिन के लिए, कौन से एक दिन के लिए? 1 नवंबर 1858 के एक दिन के लिए ये भारत की राजधानी बना, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है और जहां पर कुंभ का मेला भी लगता है। आगे देखो, यूरोपीय सेना के द्वारा इन्हीं के शासनकाल में सवेत विद्रोह किया गया 1859 में, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नागरिक विधि संहिता 1859 में इनके शासनकाल में बनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता मानी आईपीसी, और आईपीसी का निर्माण या आईपीसी का जो है लेखन इन्हीं के काल में, मानी भारतीय दंड संहिता इन्हीं के शासनकाल में 1860 में बनी थी, और फौजदारी विधि संहिता 1861 में इन्हीं के कार्यकाल में बनी। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। नागरिक विधि संहिता
कानून इनके काल में बना। भारतीय दंड संहिता जिसको कहते हैं ना, आईपीसी की फलानी धारा के तहत आईपीसी की ये धारा, आईपीसी की ये धारा, तो जो आज भी पुलिस और हमारा न्यायालय है वो ये भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार ही चलता है। आगे देखो, वायसराय केनिंग के समय उसके एक अधिकारी सर जेम्स विल्सन ने अगस्त 1860 में पहली बार भारत में आयकर की शुरुआत की थी। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों हो ही नहीं सकता कि भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत 1860 में हुई। भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत कब हुई? 1860 में भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत हुई। और इनकम टैक्स की शुरुआत के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और इनकम टैक्स के जनक कौन है? जेम्स विल्सन को भारत में, या आपसे बार बार ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा जाता है, भारत में आयकर किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में आयकर 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रारंभ किया था, या इसकी शुरुआत की थी। आगे देखो, विल्सन को भारत का पहला वित्त मंत्री भी कहा जाता है। मानी इसको गुलाम भारत का पहला वित्त मंत्री कह सकते हैं कि गुलाम भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? गुलाम भारत का पहला वित्त मंत्री विल्सन था। और आजाद भारत का पहला वित्त मंत्री था षणमुखम सेठी। यह भी आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, आजाद भारत का पहला वित्त मंत्री था षणमुखम सेठी। आगे देखो, केनिंग की मृत्यु के बाद इन्हें कलकत्ता के मलिक बाजार के निकट दफनाया गया, जहां आज भी उनकी कब्र है। कि लॉर्ड केनिंग की मृत्यु के बाद 1862 में ही लॉर्ड केनिंग की मृत्यु हो जाती है। और ये कार्यकाल या पद पर रहते हुए ही लॉर्ड केनिंग की, ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड केनिंग की पद पर रहते हुए ही मृत्यु होती है। और लॉर्ड केनिंग का जो मकबरा है वो मलिक बाजार के निकट कलकत्ता में है। मानी भारत के पहले वायसराय का मकबरा भारत में ही है। मानी इनका समाधि स्थल या इनकी जो कब्र है भारत में है। कहाँ है? कलकत्ता, जो उस समय भारत की राजधानी थी। 1911 तक ये भारत की राजधानी रहेगी। अगले अपने वायसराय हैं प्यारे साथियों लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो एक ऐसे वायसराय हैं जिनकी हत्या भारत में की जाएगी, जिनकी हत्या की जाएगी। लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में होगी। ये एक ऐसे गवर्नर या वायसराय होंगे जिनकी हत्या कहां होगी? भारत में। तो लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल है वो है 1869 से 1872। इनका जन्म 1822 में, इनकी मृत्यु और या इनका मर्डर होता है 1872 में। 8 फरवरी 1872 को इनका मर्डर कर दिया जाता है, 8 फरवरी 1872 को। तो देखो, काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। और प्यारे बच्चों, अजमेर का यह मेयो कॉलेज राजस्थान का प्रथम कॉलेज माना जाता है। स्थापना की 1869 में और शुरू हुआ 1875 में। तो राजस्थान का पहला कॉलेज कौन सा है? राजस्थान का पहला कॉलेज मेयो कॉलेज है। और राजस्थान के पहले कॉलेज मेयो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले पहले छात्र थे अलवर के राजकुमार मंगल चंद। अलवर के राजकुमार मंगल चंद अजमेर के मेयो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले पहले छात्र थे। और लॉर्ड मेयो ने ही राजस्थान के पहले कॉलेज मेयो कॉलेज। और मेयो कॉलेज का उद्देश्य क्या था? राजस्थान के राजाओं के बेटे को राजनीतिक प्रशिक्षण देना। ध्यान देना, ध्यान से सुनो, राजस्थान के राजाओं के बेटे को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, उनको पाश्चात्य संस्कृति के चकाचौंध की ओर आकर्षित करना। और उनको, मानी राजाओं के बेटे को यदि यूरोपीय संस्कृति की ओर आकर्षित कर दिया तो भारत को और अधिक गुलाम बनाने में इनका सहयोग। तो ये क्या करते थे? ये जो अपने भारतीयों के लिए जो भी काम करते थे वो एक ढाल के रूप में उसका वो प्रयोग करते थे कि भारत पर अंग्रेजों की जड़ें मजबूत रहें। इस प्रकार से तो इन्होंने ये मेयो कॉलेज, जिसमें राजाओं के बेटे को, राजकुमारों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए की गई 1869 में। और ये शुरू हुआ 1875 में। ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है। आगे देखो, भारत इन्हीं के काल में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई।
कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में 1872 में हुई। यह भी इंपॉर्टेंट है। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व मानी वित्त या पैसों के बंटवारे की नई प्रणाली शुभारंभ की, अर्थात वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत। इनका एक ही क्वेश्चन बनेगा इस स्लाइड से कि वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किससे माना जाता है। वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है लॉर्ड मेयो को। वित्तीय विकेंद्रीकरण के जनक कौन है? लॉर्ड मेयो को। और 1865 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट था और इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? 1871-72 में भारत की प्रथम जनगणना किसने करवाई? 1871-72 में भारत की पहली जनगणना करवाई लॉर्ड मेयो ने। और प्यारे बच्चों ध्यान में रखना, भारत में विधिवत जनगणना शुरू होगी। भारत की पहली विधिवत जनगणना हुई 1881 में। फिर प्रति 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है। और भारत में पहली बार जनगणना 1871-72 में करवाई थी लॉर्ड मेयो ने। और प्यारे साहब, जनगणना शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में और मौर्य के अथर्ववेद में और अकबर की आईने अकबरी में मिलता है, जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी। मानी ऋग्वेद में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है, और अबुल फजल के आईने अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। और राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ, वैसे तो रेलवे प्रणाली के जनक लॉर्ड डलहौजी हैं। भारत में पहली रेल डलहौजी के शासनकाल में बंबई से थाने के बीच चली 1853 में। और भारत में दूसरी रेल भी कलकत्ता से रानीगंज के बीच डलहौजी के शासनकाल में चली। परंतु राज्यों को रेल सुविधा प्रदान करने वाले पहले गवर्नर कौन है? लॉर्ड मेयो। आगे देखो, पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 ईस्वी में अफगान शेर अली के द्वारा की गई। तो क्वेश्चन बनेगा, एकमात्र अंग्रेज गवर्नर या एकमात्र अंग्रेज वायसराय कौन था? कि एकमात्र अंग्रेज गवर्नर या एकमात्र अंग्रेज वायसराय कौन था जिनकी हत्या भारत में हुई? तो भारत में हत्या, वैसे तो बहुत सारे अंग्रेजों की हत्या हुई है, परंतु वायसराय मानी बहुत बड़ा पद होता है वायसराय का, आज के राष्ट्रपति के बराबर। तो वायसराय किसकी हत्या भारत में हुई? अंडमान निकोबार में हुई, लॉर्ड मेयो की 1872 में अफगान शेर अली के द्वारा। यह पहला ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में और भारत में की गई। और कहां की गई? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या की गई। तो लॉर्ड मेयो का क्वेश्चन क्या बनेगा? एक तो ये भारत में पहली विधिवत गणना किनके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो। या एक क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान का पहला कॉलेज कौन सा है? मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1869 से 75 के मध्य हुई। अगले अपने गवर्नर हैं लॉर्ड लिटन, जो 1876 से 1880 तक भारत के वायसराय रहते हैं लॉर्ड लिटन। जन्म 1831 में, मृत्यु 1891 में इनकी होती है। देखते हैं इनके काल में, एक तो प्यारे बच्चों इनके काल में वो 56 अकाल पड़ा था, भयंकर दुर्भिक्ष। देखो, लॉर्ड लिटन को उसकी विद्वता के कारण साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ कहा जाता है। ये लाइन बहुत तगड़ी है कि ये बहुत ही तगड़ा विद्वान था और ये मानव हितैषी वायसराय था। तगड़ा विद्वान कहते हैं ना, जो जितना पढ़ा लिखा होता है वो उतना ही तगड़ा विद्वान और जनहितैषी होता है। तो लॉर्ड लिटन को उसकी विद्वता के कारण साहित्य जगत में उसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना गया। मानी तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता, किस ब्रिटिश वायसराय को ओवन मेरिडिथ का खिताब दिया गया? लॉर्ड लिटन को। देखो, इनके काल में 1876-78 में भयंकर दुर्भिक्ष अकाल पड़ा, जिसमें मद्रास, बंबई, मैसूर, हैदराबाद, दक्कन, मध्य भारत के कई हिस्से व पंजाब प्रभावित हुआ था इनके। और ऐसा ही अकाल चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी दुर्भिक्ष अकाल पड़ा और लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भी दुर्भिक्ष अकाल पड़ा। आगे देखो,
रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में भारत में प्रथम अकाल आयोग का गठन लॉर्ड लिटन के काल में हुआ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत में पहली बार अकाल से निपटने के लिए अकाल आयोग की स्थापना रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में की गई। राजकीय उपाधि अधिनियम बनाए इन्होंने 1876 में पारित हुआ। इसके तहत 1 जनवरी 1877 को आयोजित प्रथम दिल्ली दरबार में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई। ये इनका सबसे तगड़ा क्वेश्चन होगा। प्रथम दिल्ली दरबार किसके शासनकाल में हुआ? तो प्यारे बच्चों, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1 जनवरी 1877 को आयोजित किया गया और उपाधि अधिनियम के तहत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई। उपाधि अधिनियम के तहत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को पहले दिल्ली दरबार में केसरे हिंद की उपाधि दी गई। और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये जो केसरे हिंद की उपाधि दी गई, इस प्रथम दिल्ली दरबार में राजस्थान के एकमात्र रियासत के राजा ने भाग नहीं लिया था। तो बताओ प्यारे साथियों, आप देख रहे हो, अपना उत्तर मुझे जरूर कमेंट करके बताना है कि एकमात्र राजस्थानी राजा या एकमात्र राजपूत राजा जिसने प्रथम दिल्ली दरबार में यह कहते हुए भाग नहीं लिया कि मुझे ये अंग्रेजों के चौचले पसंद नहीं है, और उस राजा को अपनी रियासत से हाथ भी धोने पड़े थे। अंग्रेजों ने वो उस रियासत को ही अवैध घोषित कर दिया था कुछ समय के लिए। तो बताओ राजस्थान की कौन सी रियासत कुछ समय के लिए लॉर्ड लिटन के शासनकाल में अवैध घोषित हुई थी? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। दिल्ली दरबार 3 होंगे। पहला दिल्ली दरबार 1877 में, दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में। 1903 के दूसरे दिल्ली दरबार में चेतावनीरा चुंगटा पड़कर तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह भाग ही नहीं लेंगे। तीसरा और अंतिम दिल्ली दरबार होगा प्यारे साथियों 1911-12 में। देखो, प्रथम दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 को आयोजित हुआ और इन्हीं के शासनकाल में वर्नाकुल प्रेस एक्ट, ये तो इंपॉर्टेंट है बेटा, इन्हीं के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। और वर्नाकुल प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। ये इनका सबसे बुरा काम था कि भारतीयों को लिखने की, बोलने की जो आज़ादी थी उसको छीन लिया था वर्नाकुल प्रेस एक्ट। तो यहां पर यह क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में आता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किनके शासनकाल में पारित किया गया? तो प्यारे बच्चों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1877 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। इसके तहत भारत के देसी समाचार पत्रों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे देखो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात किसने बताया? मानी आकाशीय बिजली गिरती है, कितना नुकसान पहुंचाती है, तो आकाशीय वज्रपात से तुलना किसकी की गई? प्यारे बच्चों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की जो तुलना है वो की गई और आकाश से होने वाले वज्रपात से। आर्म्स एक्ट भी इन्हीं के काल में लागू हुआ। आर्म्स एक्ट मानी कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकता था। डर गए थे ये अंग्रेज क्रांति के बाद में, बड़े बड़े कानून लाते हैं, भारतीयों को बिल्कुल निहत्था कर देते हैं कि ऐसा करके कंगाल बना के छोड़ देते हैं कि दोबारा वो विद्रोह करने के लायक ही ना रहे। मानी लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया, लिखेंगे पढ़ेंगे तभी तो एक दूसरे के बारे में जानेंगे। तो जब प्रेस पर प्रतिबंध लग गया कि हिंदी में समाचार पत्र आप नहीं छाप सकते, अपने विचार नहीं रख सकते, अंग्रेजों की बुराई नहीं लिख सकते, है ना, इस प्रकार से तो अंग्रेजों की बुराई नहीं लिख सकते, तो हमें पता कैसे चलता? हर चीज पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। आर्म्स एक्ट ले आए 1878 में, कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता। यदि हथियार रखेगा तो उससे ब्रिटिश सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे आज भी हमें हथियार रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है और आज भी हम अंग्रेजों की लाइन ही पीट रहे हैं। ये ऐसे कहावत आजकल, ये जो कथन है ना प्यारे बच्चों, ये ऐसे कथन आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा आने
लग गए हैं। ठीक है, अब देखो आगे, द्वितीय अफगान युद्ध भी इन्हीं के समय हुआ। ठीक है, द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा की आयु को लिटन ने 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था कि सिविल सेवा जो परीक्षा है और सिविल सेवा परीक्षा की आयु, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी इनका बार बार पूछा जाता है। जैसे मतदान की आयु किससे घटाकर 18 किसने की? राजीव गांधी ने की 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो सिविल सेवा परीक्षा की आयु पहले 21 वर्ष थी और वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी किसने? लॉर्ड लिटन ने। ये भी क्यों किया? देखो प्यारे बच्चों, सिविल सेवा से बड़े बड़े पदाधिकारी बनते थे, तो भारत के लोग है ना बड़े होकर पढ़ते थे, तो इन्होंने क्या काम किया, इसकी 19 साल ही उम्र कर दी थी। इसकी उम्र क्या कर दी थी? 19 साल। और 19 साल में भारतीय पढ़ नहीं पाते थे। आपने 13-14 साल को तो एडमिशन ले तो, आपने 13-14 साल को तो बच्चों एडमिशन ले तो इस प्रकार से उन्होंने सिविल सेवा। आगे देखो, कर्षक राहत अधिनियम 1879 में पारित किया गया। लिटन के दामाद एडविन लुटियन ने दिल्ली के निर्माण, दिल्ली के लिटन का दामाद कौन था? ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन कि भारत के वायसराय लिटन के जवाई या दामाद थे एडविन लुटियन ने दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किया, राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया। मानी दिल्ली की जो मेन इमारतें हैं ना, जो ब्रिटिश काल में बनती है, दिल्ली की जो मेन इमारतें हैं जो ब्रिटिश काल में बनती है, जैसे संसद भवन बना, संसद भवन। और प्यारे बच्चों आपको पता होगा संसद भवन की आकृति मध्य प्रदेश के एक मंदिर जैसी है। संसद भवन की आकृति कैसी है? संसद भवन की आकृति मध्य प्रदेश के एक मंदिर जैसी है, और वो मंदिर है 64 योगिनियों का मंदिर। 64 योगिनियों के मंदिर की आकृति का 64 योगिनी मंदिर है, और 64 योगिनी मंदिर की आकृति का संसद भवन। और दिल्ली में है राष्ट्रपति भवन, और दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में प्यारे साथियों 340 कमरे हैं। और दिल्ली के राष्ट्रपति भवन अरावली पर्वतमाला की अंतिम पहाड़ियां रायसीना की पहाड़ियों पर है। और राष्ट्रपति भवन को उस समय वायसराय लॉज या वायसराय पैलेस कहते थे, और ये दिल्ली की में अरावली की अंतिम पहाड़ियां रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित है। और इन इमारतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लिटन के दामाद एडविन लुटियन के द्वारा। आगे देखो, अगले हैं अपने लॉर्ड रिपन। अगले अपने गवर्नर कौन है? लॉर्ड रिपन, जो 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय रहते हैं। 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय। और देखो भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय और चहेते, भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक चहेते, तो देखो भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उदारक कहा था। मानी सबसे ज्यादा भारत का भला करने वाले ब्रिटिश वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड रिपन। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल नामक एक विश्व प्रसिद्ध महिला है, इन्होंने इन्हें भारत का उदारक कहा था। जैसे मेवाड़ का उदारक कहते हैं, राणा हमीर को कहते हैं, उसी प्रकार से गुलाम भारत का उदारक किससे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहने वाली कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ की रहने वाली थी प्यारे बच्चों? इटली की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली की रहने वाली थी, जिन्होंने क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों का रात्रि में लालटेन की रोशनी से इलाज करती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को पश्चिम की बेटी कहते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को पश्चिम की बेटी भी कहते हैं। और प्यारे बच्चों फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप, लेडी विद द लैंप मानी लालटेन वाली महिला भी, लेडी विद द लैंप या लालटेन वाली भी महिला कहते हैं इटली के फ्लोरेंस शहर की रहने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और ये खुद फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक उदार महिला थी, जिन्होंने दुश्मन के घायल सैनिकों का भी रात्रि में नर्स थी, लालटेन की रोशनी में इलाज करती, तो पश्चिम की बेटी के नाम से जानी जाती है। तो मैं मेरे प्यारे बच्चों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, पूर्व की बेटी किस महिला को कहते हैं?
और पूर्व की जो बेटी जिस महिला को कहते हैं वो मुस्लिम राष्ट्र की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। कि पूर्व की बेटी जिस महिला को कहते हैं वो महिला किसी भी मुस्लिम राष्ट्र की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आगे देखो, उदारक की संज्ञा दी तथा रिपन के कार्यकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा था। जैसे भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं, तो गुलाम भारत का स्वर्ण युग किन के शासनकाल को कहा? देखो, श्रवण काल के लिए कोई 100 साल राज करना जरूरी नहीं है। कहते हैं ना, जियो तो ऐसे जियो की एक ही जन्म में 1000 जन्मों का नाम कर जाओ। लॉर्ड रिपन ने 4 ही साल भारत के वायसराय रहे। 4 साल में इतने तगड़े तगड़े काम ये कर गए। और इनके काल को क्या कहते हैं? गुलाम भारत का या ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम भारत का श्रवण काल कहते हैं। क्या क्या क्या? रिपन के काल में अफगानिस्तान से संधि हुई 1881 में। मैसूर के शासक की गद्दी पर वापसी हुई। श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया गया। और यह सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, इन्होंने श्रमिकों के जीवन को सुधार करने के लिए और पहली बार भारत में कारखाना अधिनियम पारित किया, जिसमें निश्चित समय निर्धारित किया मजदूरों का, निश्चित सैलरी निर्धारित की मजदूरों को और विश्व के मजदूरों के लिए, और बहुत ही सारे इसने कार्य किए। आगे देखो, इन्होंने वर्नाकुल प्रेस एक्ट, जो को आकाशीय आपदा बताया था जिसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, इन्होंने वर्नाकुल प्रेस एक्ट को समाप्त करके और प्रेस को इन्होंने आज़ादी दी, इसीलिए तो श्रवण काल कहते हैं। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इनका, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन इनका बार बार एग्जाम में आता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? रिपन साहब को। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई भारत में पहली बार। यह आयोग प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। तो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको यह भी पूछा जा सकता है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित आयोग हंटर आयोग था। हंटर आयोग के अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर। हंटर आयोग किस वर्ष नियुक्त हुआ? 1882 में। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण रिपन को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही त्यागपत्र देना पड़ा था। इस वर्नाकुल प्रेस एक्ट की समाप्ति के लिए लाया गया जो इल्बर्ट बिल विवाद था, इस वर्नाकुल प्रेस एक्ट की लाया गया, और इल्बर्ट बिल विवाद की समाप्ति के कारण इनको मजबूरन होकर और ऐसे त्यागपत्र देना पड़ा। और ये तो होना ही था कि प्यारे बच्चों, जो भला काम करता तो अंग्रेज इससे नाराज हो गए कि तू भारतीयों का इतना भला कैसे करता, हमें तो लूटना है, ये करना है। तो इसलिए इनको जब कहा गया तो इसने कहा कि मैं तो त्यागपत्र दे दूंगा, आप जैसे अत्याचार मैं नहीं कर सकता। आगे देखो, इल्बर्ट बिल का उद्देश्य यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना था। देखो क्या था कि भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुन सकते थे। भारत का कोई भी न्यायाधीश होता वो किसी अंग्रेज को सजा नहीं दे सकता था। तो ये कहाँ का कानून था? तो इसने सही कहा था कि ये जो है भारतीय न्यायाधीश भी क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते हैं, अंग्रेजों को वो सजा दे सकते हैं। तो अंग्रेजी से बढ़कर गए, हम काले लोगों से सजा कैसे लेंगे, हम काले लोगों को जी हजूर कैसे करेंगे, सलामी कैसे ठोकेंगे, नहीं। तो इस कारण ये बड़ा विवाद हुआ और इन्होंने ये प्रतिबंध हटा दिया। इन्होंने भारतीय न्यायाधीशों को भी ये छूट दे दी, पत्रकारों को भी छूट दे दी, है ना। पत्रकारों को छूट देकर तो वर्नाकुल प्रेस एक्ट रद्द कर दिया और भारतीय न्यायाधीशों को भी छूट दे दी, सारे काम कर दिए। तो अंग्रेज नाराज हो गए, त्यागपत्र देना पड़ा। प्रथम वास्तविक जनगणना इन्हीं के शासनकाल में मानी। प्रथम विधिवत जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुई। प्रत्येक 10 वर्ष जनगणना करवाने की योजना इन्हीं के द्वारा बनाई गई। अकाल संहिता का 1883 में दंड संहिता ने, इन्होंने अकाल संहिता का निर्माण भी किया था। ये इनके प्रमुख कार्य हैं। अगले हैं लॉर्ड डफरिन, और डफरिन का नाम आते ही भारतीय, कई बार क्वेश्चन आता ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, जिस कांग्रेस को शिक्षित भारतीयों का एक दल कहा जाता है, जो अंग्रेजों के लिए एक ढाल का काम करता है। इनका जन्म 21 जून 1826 को, मृत्यु 12 फरवरी 1902 को। इनका कार्यकाल 1884 से 88। देखो,
इनके काल में तृतीय बर्मा युद्ध हुआ तथा बर्मा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई इनके शासनकाल में 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की एओ हुम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाया गया WC बनर्जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ, बंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। बंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। प्यारे साथियों, पहला अधिवेशन पूना में होने वाला था, परंतु पूना में प्लेग फैल गया। तो पूना में प्लेग रोग फैल गया जो चूहों से होता है। तो दिसंबर 1885 का जो पहला अधिवेशन है और वो बंबई ले गए। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एओ हुम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन के दिमाग की उपज मानी जाती है? लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज मानी जाती है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा प्यारे साथियों आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बताना है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आगे देखो, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1885 में बंगाल टेनेसी एक्ट पारित हुआ और 1887 में पंजाब टेनेसी एक्ट लागू हुआ, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले अपने हैं लॉर्ड लैंसडाउन। अगले गवर्नर कौन है? लॉर्ड लैंसडाउन। कार्यकाल है 1888 से 1894, मानी छोटे छोटे 4-4 साल के कार्यकाल हैं। इनके काल में दूसरा कारखाना अधिनियम बना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1989 में प्रिंस ऑफ वेल का भारत में दूसरी बार आगमन हुआ, मानी ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन इन्हीं के शासनकाल में भारत में दूसरी बार आगमन हुआ। और उन्हीं प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर और राजस्थान में भी जयपुर के गुलाबी कलर करवाया जाता है। आगे देखो, सिविल सेवाओं को इंपीरियल, प्रांतीय व अधीनस्थ सेवा में वर्गीकरण किया। इन्हीं के शासनकाल में भारत परिषद अधिनियम 1892 में पारित हुआ। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डुरंड आयोग की स्थापना की गई 1893 में। लास्ट लाइन इतनी बस इंपॉर्टेंट है इनकी कि इन्हीं के शासनकाल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की प्यारे साथियों सीमा है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा 1893 में खींची गई और आज ये डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। आज ये डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। तो इन्हीं के काल में एक ये मुख्य घटना है। आगे देखो, डुरंड रेखा का निर्धारण ब्रिटिश अधिकारी मोहम्मद डुरंड और अफगान के अमीर अब्दुल्ला रहीम के बीच हुआ था। यह भी आपको ध्यान रखना, बड़ी एग्जाम में आ सकता है। 1891 में बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल संपत्ति आयु अधिनियम पारित हुआ। 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई, मानी इन्होंने बाल विवाह पर भी रोक लगाने का प्रयास किया। 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाहों पर इसने क्या लगा दी प्यारे साथियों? रोक लगा दी थी। अगले अपने गवर्नर हैं लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने भारत को सबसे ज्यादा बर्बाद किया, जिन्होंने सबसे ज्यादा फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहता है और इनके क्वेश्चन बार बार प्यारे साथियों अपने एग्जाम में आते हैं। तो देखो, पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया। तो भारत में पहली बार लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं? पुलिस आयोग का गठन करते हैं। 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना। पुलिस आयोग की स्थापना, सिंचाई आयोग की स्थापना भी इन्हीं के काल में होती है। सर टॉमस रो रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में हुई तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में इन्हीं के शासनकाल में
पारित किया गया। सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की भी स्थापना इनके शासनकाल में हुई। कई बार क्या करते हैं प्यारे साथियों, यहां से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कि किस आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में नहीं हुई थी। तो देखो 1903 में पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना, यह तगड़ा क्वेश्चन है। सीआईडी की स्थापना करते हैं पुलिस आयोग, और इन्हीं के शासनकाल में यह सबसे इंपॉर्टेंट है। 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार है, यह पहला अभी पढ़ के आए। 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ इनके द्वारा। दरबार में एडवर्ड सप्तम और महारानी अलेक्जेंड्रा को भारत सम्राट व सम्राज्ञी घोषित किया गया। ध्यान देना, पहले दिल्ली दरबार में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। दूसरा दिल्ली दरबार जो 1903 में हुआ, उस दूसरे दिल्ली दरबार में एडवर्ड सप्तम को और महारानी अलेक्जेंड्रा को भारत की सम्राट और सम्राज्ञी घोषित किया गया। और इस द्वितीय दिल्ली दरबार में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह भी गए थे, परंतु वो केसरी सिंह बारठ के चेतावनी राजू चुंगटिया हैं, उनको पढ़कर उनका स्वाभिमान जागता है और वो इन दूसरे दिल्ली दरबार में बिना भाग लिए वापस लौट आते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट जो लगाता हूं मैं। आगे है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में बना, और यह सबसे तगड़ी घटना है इनकी, इन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किसने किया। 1905 में प्यारे साथियों लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, और 16 अक्टूबर को यह विभाजन प्रभावी हुआ था। 16 अक्टूबर को यह विभाजन प्रभावी होता, और बंगाल का विभाजन करके बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। जब पूछा गया क्यों किया, तो किया तो इसने हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के लिए, परंतु जब पूछा गया तो बताया कि बंगाल इतना बड़ा राज्य है कि उसे एक आदमी उसका प्रशासन नहीं चला सकता। तो इन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का क्या किया गया, विभाजन किया गया है, और हकीकत में यह विभाजन था, यह भारत को तोड़ने के लिए। आगे देखो, कृषि बैंक की स्थापना की इन्होंने। भारत में पहली बार कृषि बैंक, जिसे आज नाबार्ड कहते हैं, है ना, बाद में होगा, कृषि बैंक की स्थापना की, तथा बिहार के पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। और ये आज भी क्वेश्चन है, कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार के पूसा में। भारत को नए प्रकार के अनुसंधान युक्त कृषि करने के लिए और ये काम किया गया। रेलवे बोर्ड की स्थापना की, ये इनका इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत में पहली बार रेलवे बोर्ड का गठन हुआ इनके शासन काल में। वो रेलवे बोर्ड आज तक अपने यथावत रूप से चल रहा है। रेलवे आ गया था डलहौजी के शासनकाल में, परंतु रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में होती है। कर्ज किचनर विवाद सैन्य सुधार से संबंधित था। ये किचनर इस समय भारतीय सेना का अध्यक्ष था, इसलिए इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना हुई। मानी कर्जन और भारतीय सेना के बीच विवाद हुआ। कर्जन और उस समय भारतीय थल सेना के बीच विवाद हुआ, और उस समय भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन थे? किचनर थे, और किचनर का कर्जन के साथ विवाद हुआ, तो उसे कर्ज किचनर विवाद कहते हैं, जो सैन्य सुधारों से संबंधित था। जिसका उदाहरण दे दूं, अभी जैसे थल सेना अध्यक्ष ने अग्निवीर स्कीम लागू की, यदि इस अग्निवीर स्कीम को नरेंद्र मोदी जी मान्यता नहीं देते, है ना, तो दोनों के बीच विवाद होता, है ना। अब मोदी जी ने भी मान्यता दे दी, या मोदी जी कहते कि अग्नि इस प्रकार से भर्ती करो, सरकार पर भार कम करो, सरकार पर वित्तीय बजट कम करो, और थल सेना के अध्यक्ष मना कर देते तो भी विवाद होता। तो इसी प्रकार का सुधार करना चाहते थे थल मानी सेना को जिताने के लिए, जो उस समय भारतीय सेना के अध्यक्ष थे किचनर, और वो किचनर सेना में सुधार करना चाहते थे। कर्जन उनके खिलाफ थे, तो दोनों के बीच में सैन्य सुधार के लिए विवाद होता है, और उसी विवाद को कर्ज किचनर विवाद कहते हैं, ठीक है। और इसी के तहत इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना हुई थी। आगे देखो, तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1904 भेजा। यह हस्बैंड कोई बीन वाला हस्बैंड नहीं है रे, ये
हस्बैंड। आगे देखो 1905 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आता है। विक्टोरिया मेमोरियल महल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल महल कलकत्ता में है। और 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ और 1905 में ही विक्टोरिया मेमोरियल महल की स्थापना हुई। आगे देखो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में कर्जन के वायसराय काल की तुलना सम्राट औरंगजेब के शासनकाल से की और कर्जन को अपने समय का औरंगजेब कहा। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा, किस वायसराय को भारत का औरंगजेब कहते हैं? तो भारत का औरंगजेब या भारत का ब्रिटिश भारत का औरंगजेब या ब्रिटिश भारत का जिंदा पीर कहते हैं लॉर्ड कर्जन को। और लॉर्ड कर्जन को ब्रिटिश भारत का या जिंदा पीर या औरंगजेब किसने कहा? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं आपको इन क्लासों में जो अपने त्योहार की ये स्पेशल क्लासें चल रही हैं, पिछली भी आपने ली होगी, नेशनल पुरस्कार मैंने पढ़ाए, इंटरनेशनल पुरस्कार पढ़ाए, गवर्नरों का पहला पार्ट पढ़ाया। इन क्लासों में ये दीपावली की छुट्टी स्पेशल जो क्लास है, इनमें 80 दुर्लभ बातों से आपको वाकिफ कराऊंगा, जिसमें आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि यार अच्छी चीजें हम सीख कर आए हैं। आगे देखो अगले गवर्नर है लॉर्ड हार्डिंग-दित्ते। अगले गवर्नर कौन है? लॉर्ड हार्डिंग-दित्ते। कार्यकाल रहेगा 1910 से 16 तक और जन्म होता है 1858 में, मृत्यु होगी 1944 में। लॉर्ड हार्डिंग-दित्ते। तो देखो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ तथा इनके काल में तृतीय दिल्ली दरबार एवं बंगाल का विभाजन रद्द हुआ 12 दिसंबर 1911 को। और इन्हीं के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। ध्यान से सुनना, ये ऐसा होता है कि लॉर्ड हार्डिंग-दित्ते के शासनकाल में ब्रिटेन की महारानी आती है, महारानी मेरी, और सम्राट जॉर्ज पंचम आते हैं। और ब्रिटेन की महारानी मेरी और सम्राट जॉर्ज पंचम आते हैं। तो ब्रिटेन की महारानी मेरी के आगमन के उपलक्ष्य में बंबई में तो बनता है गेटवे ऑफ इंडिया। बंबई में क्या बनता है? बंबई में बनता है इसी समय गेटवे ऑफ इंडिया, जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। फिर ब्रिटेन के महारानी मेरी और सम्राट जॉर्ज पंचम पूछते हैं भारतीयों से, आपको कोई दिक्कत? तो भारतीयों ने कहा, एक तो हमारे दिक्कत है कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में हमारे बंगाल का क्या किया है? विभाजन कर दिया है। तो मेरी ने लॉर्ड हार्डिंग को आदेश दिया कि आप लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दो। और इसी समय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा गया राष्ट्रगान पहली बार कलकत्ता में गाया जाएगा इसी समय। दूसरी समस्या पूछी इन्होंने सम्राट और सम्राज्ञी ने, तो कहा कि भारत की राजधानी दूर है। तो ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और ब्रिटेन की महारानी मेरी के कहने से और भारत की राजधानी को 1911-12 में कहाँ स्थापित किया गया? पहली बार कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। और दिल्ली स्थानांतरित किया गया, इसी समय ये तीसरा और अंतिम दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा। इसी समय ये तीसरा और अंतिम दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा है। और इस तीसरे और अंतिम दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाएगा, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग तो बच जाएंगे परंतु इनका महावत मानी इनका ड्राइवर मारा जाएगा। इनका जो ड्राइवर है, और ये बम फेंका जाएगा दिल्ली के चांदनी चौक में। ये बम कहां फेंका जाएगा? दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंका जाएगा, जिसमें ये तो बच जाएंगे परंतु इनका ड्राइवर है वो मारा जाएगा। और उस बम फेंकने में राजस्थान के क्रांतिकारी का विशेष हाथ था। क्या बता सकते हो प्यारे बच्चों आप मुझे कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारियों में राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी शामिल थे? और राजस्थान के उन क्रांतिकारी ने लॉर्ड हार्डिंग के चांदनी चौक पर बम फेंकने के बाद हमेशा के लिए अंडरग्राउंड हो गए और अपना नाम रख लिया अमरदास वैरागी। कि राजस्थान के उस क्रांतिकारी ने अपना नाम क्या रख लिया? अमरदास वैरागी। आपको वो बताना उनका नाम क्या था। आगे देखो 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी।
1911 में भारत में 5वीं जनगणना इन्हीं के शासनकाल में। होर्डिंग के दिल्ली प्रवेश के समय उन पर बम से हमला किया गया 23 सितंबर 1912 को। बम किसने फेंका वो मैंने आपको बताया है, और आपको उनका असली नाम बताना है। और इन्हीं के काल में 1 अगस्त प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है ना। और प्रथम इन्हीं के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध की क्या होती है, शुरुआत होती है। प्यारे साथियों आगे देखो, 1915 में गांधी जी इन्हीं के शासनकाल में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आते हैं 22 साल के बाद में। 22 साल कब गए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका? 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। इन्हीं के शासनकाल में 22 साल बाद भारत लौटकर आते हैं 1915 में। कितने जनवरी को? 9 जनवरी को। इसलिए प्यारे बच्चों हम 9 जनवरी को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अप्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इन्हीं के शासनकाल में 1916 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तथा हिंदू महासभा की स्थापना की गई। मानी लॉर्ड होर्डिंग के काल में ही भारत का पहला हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काशी वाराणसी बनारस या उत्तर प्रदेश में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा खोला गया। और इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अब मुझे आप एक बात बताओ प्यारे बच्चों कि बनारस या हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में किस महाराजा ने आर्थिक अनुदान दिया था? आगे देखो, लॉर्ड होर्डिंग बीएचयू के पहले कुलपति बने। लॉर्ड होर्डिंग है वो बीएचयू के मानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, मानी भारत के पहले ही हिंदू विश्वविद्यालय के, भारत के पहले ही हिंदू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने? तो भारत के पहले ही हिंदू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने। और कौन बने? लॉर्ड होर्डिंग। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हीं के शासनकाल में पहली बार अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो था इन्हीं के शासनकाल में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1913 में पहली बार भारत में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। और इन्हीं के शासनकाल में बहुत घटनाएं हुई। भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली आई। बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, इन्हीं के शासनकाल में। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई इन्हीं के शासनकाल में। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और आगे देखो, अगले हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगले कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं। तो देखो, बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट के द्वारा 1916 में इनके शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना की गई तथा इन्हीं के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल आंदोलन चलाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या चलाया गया? होम रूल आंदोलन भी चलाया गया। और इन्हीं के शासनकाल में किन किन ने चलाया होम रूल आंदोलन? बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट। प्यारे बच्चों, बाल गंगाधर तिलक का असली नाम केशव दास है। एनी बिसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। पूना में डीके कर्वे, दो केशव कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मानी भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय पूना में स्थापित हुआ 1916 में इन्हीं के शासनकाल में। और आगे देखो, 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच हेतु सैडलर आयोग का गठन किया। और 1917 में गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह। कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कहां हुआ? प्यारे बच्चों, बिहार के चंपारण में हुआ। नील की खेती की अनिवार्यता के विरुद्ध, नील की खेती की अनिवार्यता के विरुद्ध हुआ। और गांधी जी को, और ये पहला ही गांधी जी का सत्याग्रह, ऐसा कहते हैं कि प्यारे साथियों भारत में ये सत्याग्रह सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण में हुआ। राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को ये करने के लिए आमंत्रित किया गया। और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का सहयोग करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और चंपारण सत्याग्रह को प्यारे साथियों 3 काठिया पद्धति आंदोलन भी कहते हैं। चंपारण सत्याग्रह को 3 काठिया पद्धति
आंदोलन भी कहते हैं। आगे देखो, 11 नवंबर 1918 को जर्मनी की पराजय के साथ ही इनके शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, और जर्मनी की पराजय के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध का अंत होता है वर्साय की संधि से। वर्साय की संधि पेरिस के वर्साय के महल में होती है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध का अंत के समझौते को पेरिस समझौता या वर्साय की संधि कहते हैं। और प्यारे बच्चों, ये वर्साय की संधि विश्व की सबसे बड़ी लिखित संधि है, जिसमें 444 धाराएं हैं। विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान, भारत के संविधान से भी ये बड़ी संधि है। भारत के संविधान से भी ये क्या है, बड़ी संधि है। आगे देखो, भारत में पहली बार ब्रिटिश सेना में कमीशन दिए जाने की अनुमति इन्हीं के द्वारा दी गई। रोलेट एक्ट पारित हुआ इन्हीं के शासनकाल में। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्हीं के शासनकाल में रोलेट एक्ट पारित किया गया, जिससे काले कानून की संज्ञा दी जाती है। जिस रोलेट एक्ट को कहते हैं न अपील, न दलील और न वकील वाला कानून, उसे कहा जाता है रोलेट एक्ट के तहत संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके कहीं भी बिना कोई पूर्व सूचना दिए और बिना कोई आगामी सूचना दिए उनको जेल में डाल दिया जाता था। और इसी रोलेट एक्ट के खिलाफ हो रही सभा में के कारण 13 अप्रैल 1919 को इन्हीं के शासनकाल में 13 अप्रैल 1919 को इन्हीं के शासनकाल में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाता है जनरल डायर, और बाद में आगे चलकर जनरल डायर की हत्या करेगा उधम सिंह। तो इनके काल में भी बड़े बड़े कांड होते हैं। ये इतने हो गए। अब देखो आगे, 1919 में संवैधानिक सुधार अधिनियम, मानी इनके द्वारा, इन्हीं के शासनकाल में 1919 का अधिनियम बना। इन्हीं के शासनकाल में संवैधानिक सुधारों के लिए 1919 का अधिनियम बना, और इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्यारे बच्चों, ये द्वैध शासन प्रणाली मैंने आपको गवर्नर के फर्स्ट पार्ट में शुरुआत में पढ़ाई थी कि विश्व की सबसे भ्रष्ट शासन प्रणाली कौन सी है, द्वैध शासन प्रणाली। और द्वैध शासन प्रणाली का जनक कौन है, लियोनिस कार्टिस जो है द्वैध शासन प्रणाली का जनक है। पहली बार इसका प्रयोग और 1765 में होता है। ठीक है, आगे देखो, सर MP सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर नियुक्त हुए इनके काल में। सर सैयद अहमद खान ने 1920 में इनके काल में पहला मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इन्हीं के देखो, इनसे लॉर्ड होर्डिंग के काल में बनारस की हुई। इन्हीं के शासनकाल में पहले मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है, पूछा क्या जा सकता है, ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, सर सैयद अहमद खां। इन्हीं के काल में और इन्हीं के काल में खिलाफत आंदोलन होता है 1919 में, और इन्हीं के काल में 1920 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन मुसलमानों का था। टर्की के मुसलमान शासक को मुसलमान खलीफा मानते थे, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड ने टर्की का विभाजन कर दिया था। इंग्लैंड ने टर्की के खलीफा का अपमान किया, तो इसके अपमान का बदला लेने के लिए या खलीफा की सुरक्षा हेतु भारत में मुसलमानों ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया। भारत में मुसलमानों ने खलीफा की रक्षा हेतु खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। खिलाफत आंदोलन का भारत में नेतृत्व मुसलमानों के द्वारा महात्मा गांधी जी को दिया गया, और इन्हीं के शासनकाल में गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। और अगले प्यारे साथियों, असहयोग आंदोलन 1922 में बंद होगा। शुरू हुआ है उनके, बंद होगा लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। बंद किनके शासनकाल में होगा, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में यह बंद होगा। लॉर्ड रीडिंग का जो शासनकाल है वो 21 से 26 रहेगा। अब देखो,
प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता इनके शासनकाल में 1 नवंबर 1921 को। इन्हीं के शासनकाल में केरल में मोपला कर्षक विद्रोह हुआ था। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। मोपला कर्षक विद्रोह केरल में, और केरल के कौन से तट पर हुआ? केरल के मालाबार तट पर भारत का सबसे बड़ा कर्षक विद्रोह हुआ था। और मोपला केरल में मुसलमान किसानों को मोपला कहते हैं। केरल में मुसलमान किसानों को क्या कहते हैं? मोपला कहते हैं। और इनके काल में हुआ 1921 में। एम.एन. राय द्वारा 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। मानी इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स 1 नवंबर 1921 को भारत आते हैं। इन्हीं के शासनकाल में 1921 में केरल के मालाबार तट पर मुसलमान किसानों का मोपला कर्षक विद्रोह होता है। एम.एन. राय के द्वारा इन्हीं के शासनकाल में 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। और लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय थे। यह सबसे बड़ी बात है कि भारत में जो भी वायसराय बने टोटल ईसाई थे। भारत में जो भी अभी तक वायसराय पढ़कर आए हैं ना, हम जितने भी वायसराय हम अब भारत में पढ़कर आए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों में प्यारे साथियों, और ये लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय थे ये भारत के। आगे देखो, मानवेंद्र नाथ राय एम.एन. राय द्वारा ताशकंद में भारतीय साम्यवादी दल का गठन किया गया। माने इन्हीं के शासनकाल में एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा ताशकंद, जो आज उज्बेकिस्तान देश की राजधानी है, और ताशकंद में भारतीय साम्यवादी दल या प्यारे बच्चों भारतीय साम्यवादी पार्टी की इन्हीं के शासनकाल में क्या की गई? स्थापना की गई। और इन्हीं के शासनकाल में प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में इन्हीं के शासनकाल में चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को भारतीय भीड़ ने, जिसमें 22 ब्रिटिश पुलिसकर्मियों को भारतीय भीड़ ने जिंदा जला दिया था। और इस 22 पुलिसकर्मियों के जिंदा जलाने की घटना से हताहत होकर और महात्मा गांधी जी ने और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। जो असहयोग आंदोलन उन्होंने 1920 में चलाया था, जो असहयोग आंदोलन उन्होंने 1920 में चलाया, उस असहयोग आंदोलन को उन्होंने 1922 में 12 फरवरी को बंद करने की घोषणा कर दी, यह कहते हुए कि मैं अहिंसात्मक आंदोलन करना चाहता था और यह आंदोलन हिंसा का रूप ग्रहण कर चुका है, आगजनी मारकाट इसमें होने लगी है, तो मैं चौरी चौरा कांड के 22 पुलिसकर्मियों की शहादत को नहीं बुला सकता, तो मैं अपना असहयोग आंदोलन बंद कर रहा हूं। और ये गांधी जी का पहला भारत में, मैं तो यह कहूंगा कि भारतीयों के साथ विश्वासघात ही था। मेरे विचार से ये एक विश्वासघात था। और इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने भी क्या कहा कि जब भारतीय भीड़ का, जब असंतोष हुई, भारतीय जनता का जब गुस्सा अपने चरम पर था और भारतीय अपने हकों की मांग कर रहे थे, भारतीय भीड़ और जो अपने चरम पर थी, उस भीड़ को और गांधी जी ने क्या किया था, बंद करके और असहयोग आंदोलन बंद करके और भारत के आंदोलनकारियों का मनोबल नीचा किया था। तो इनकी मानी ये जो असहयोग आंदोलन बंद करने की जो घटना हुई, उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी ये कहा कि जब असहयोग आंदोलन और उग्र भारतीय भीड़ का मनोबल अपने चरम पर है, उस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद करके और एक बहुत बड़ी घटना की। तो असहयोग आंदोलन बंद हुआ चौरी चौरा कांड के कारण। तो प्यारे साथियों आगे देखो, इनके काल में 1922 में कलकत्ता में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, इन्हीं के शासनकाल में। और प्यारे बच्चों, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि इन्हीं के शासनकाल में कलकत्ता में 1922 में रविंद्रनाथ टैगोर, जो 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतते हैं, गीतांजलि पुस्तक लिखते हैं, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन लिखते हैं, जो पहली बार कलकत्ता के पारसी बागान में गाया जाता है। इन्हीं के शासनकाल में
1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं मोतीलाल नेहरू और अपने मित्रों के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की होती है। आगे देखो, इन्हीं के शासनकाल में ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, 1923 में प्रशासनिक सेवाओं में उम्मीदवारों के चयन हेतु लंदन एवं दिल्ली में एक साथ परीक्षा की व्यवस्था इन्होंने लागू की कि लंदन और दिल्ली दोनों जगह परीक्षा एक साथ ही आयोजित होगी, अलग अलग ये नहीं होगी। आगे देखो, द्वैध शासन के मूल्यांकन हेतु 1924 में म्यूडीमैन कमेटी का गठन किया कि ये जो द्वैध शासन है जो 1765 में भी लगा था, जो बंद हुआ था पुनः 1919 में, और ये प्रांतों में लगा, और इस 1919 के प्रांतों में लगे हुए द्वैध शासन की जांच हेतु 1924 में मूडीमैन कमेटी का गठन किसने किया? रेडिंग के काल में। आगे देखो, रेडिंग के काल में प्रसिद्ध काकोरी कांड या काकोरी एक्शन हुआ था, ये भी नीचे वाली लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। काकोरी कांड में क्या होता है, चलती हुई ट्रेन को या अंग्रेजों के सोने चांदी या अंग्रेजों के खजाने से भरी हुई चलती ट्रेन को लूटा जाता काकोरी कांड में, और ये काकोरी कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास हुआ था। ये काकोरी जो कांड है 1925 में लॉर्ड रेडिंग के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास हुआ था। और चोरी चौरा कांड में क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मियों को भारतीय भीड़ ने घेर कर जिंदा जलाया। और प्यारे साथियों, काकोरी कांड में या काकोरी एक्शन में अंग्रेजों के खजाने से भरी हुई चलती हुई ट्रेन को लूटा गया था। इसमें चंद्रशेखर आजाद का नाम सर्वोपरि आता है, और चंद्रशेखर आजाद जी का शहादत स्थल है अल्फ्रेड पार्क। तो प्यारे साथियों, क्लास पूरी होने के बाद आपको मुझे बताना है चंद्रशेखर आजाद जी का शहादत स्थल अल्फ्रेड पार्क भारत के कौन से शहर में स्थित है। तो ये थे प्यारे साथियों अपने 1922-25 तक के और लॉर्ड रेडिंग तक के अपने गवर्नर जनरलों का पार्ट 2। अब गवर्नर जनरल के पार्ट 1 का हमने अध्ययन कर लिया था धनतेरस वाले दिन की क्लास में। आज गोवर्धन पूजा के दिन वाली क्लास में हमने अध्ययन किया है वायसराय 2 माने भारत के गवर्नर जनरल या वायसरायों के पार्ट 2 का। और प्यारे साथियों, अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे भारत के तीसरे और अंतिम पार्ट का, जिसमें गवर्नर जनरल वायसराय के तीसरे अंतिम और इंपॉर्टेंट पार्ट का हम अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं तीसरे और अंतिम पार्ट में कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। सभी प्यारे साथियों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपका ये दीपावली का त्यौहार आपके लिए खुशियों से युक्त रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।